इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कंप्लीट मैग्नेटिज्म एंड मैटर का चैप्टर। सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे, सारी डेफिनेशंस आ जाएंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, उसके बाहर नहीं जा रहा कुछ भी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 टॉपिक आता है हमारे पास में मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले तो ये पता है होना चाहिए कि अपने को मैग्नेट क्या है। मैग्नेट जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे बेटा बार मैग्नेट के बारे में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट के आसपास अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल यानी आयरन के पीछे इसको रख दें तो वो मैग्नेट इसको क्या करेगी, धीरे धीरे अपनी तरफ बेटा अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और अगर मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड कर देता हूँ, यानी कहीं भी अपन मैग्नेट को लटका दें, तो लटकाने के बाद ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। समझ आई बात नहीं आई? तो मैग्नेट क्या है, यहीं से हम लोग मैग्नेट की डेफिनेशन देते हैं। अ मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मटेरियल दैट हैज़ बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेट। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। आयरन को लिखते हैं बेटा Fe, निकल Na और कोबाल्ट क्या हो गया अपन के पास में Co। और जो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म। ध्यान रखना, व्हाट इज मैग्नेटिज्म? द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज द मैग्नेटिज्म। और जो अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टीज़ है और डायरेक्शन करने की प्रॉपर्टीज़ जो मटेरियल बताता है उसको बोलते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट समझ में आ गया, मैग्नेटिज्म समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि भाई मैग्नेट्स कितने टाइप का है। हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट्स बेटा बेसिकली 2 टाइप्स का है। नंबर 1 नेचुरल मैग्नेट, सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कौन सा होता है? जो बाई नेचर अपने को डायरेक्टली मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल मैग्नेट। इसमें आपको ध्यान रखना है, इट इज़ अ ब्लैक आयरन ऑक्साइड। ब्लैक आयरन ऑक्साइड एक नेचुरल मैग्नेट है। फॉर्मूला याद रखोगे Fe3O4, Fe3O4। ब्लैक आयरन ऑक्साइड जो नेचुरल मैग्नेट है, नेचर से अपने को डायरेक्ट मिलता है। उसके बाद बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट। व्हाट इज़ अ आर्टिफिशियल मैग्नेट? तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कौन से होते हैं? जिनको अपन लोग बनाते हैं, जिनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उनको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो क्या लिखेंगे इसके? पीस ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मेड टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल मैग्नेट, सच मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है। तो सर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी बेटा कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? नंबर 1 अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब है ये स्मॉल पीसेस को क्या कर लेता है बेटा, अट्रैक्ट कर लेता है। किसके स्मॉल पीसेस को? आयरन हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, इस तरीके से। और इनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो ये अलाइन कर लेता है खुद को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि बेटा लाइक पोल रिपेल करते हैं एंड अनलाइक पोल क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं। पोल मतलब आपको समझ आना चाहिए, अभी देखेंगे पोल की डेफिनेशन भी, कि मान के चलो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर दूसरी मैग्नेट का रखना, दूसरी मैग्नेट हम ये रखेंगे तो दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर यहाँ रखता हूँ तो देखो साउथ किसके पास में आ गया, नॉर्थ के पास में। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और अपोजिट पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक जो पोल्स हैं बेटा वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं किस में, पेयर्स में। यानी कभी भी आपको सिंगल पोल नहीं मिलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, कि केवल अपने को साउथ पोल ही मिल जाए मैग्नेट में या नॉर्थ पोल मिल जाए। समझ आ गई बात नहीं आ गई? इसका मतलब सर जैसे ये मैग्नेट मिली, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, अगर मैं इसको यूँ कट कर देता हूँ तो कट करने पर क्या होगा कि यहाँ पर बेटा साउथ पोल डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? तो पॉसिबल नहीं है कि मोनोपोल मिल जाए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो ये है बेटा क्वेश्चन हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। समझ में आ जाना चाहिए, चारों प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, अट्रैक्टिव, डायरेक्टिव, और ये खत्म हो जाती है कहानी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलेंगे भाई? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। यानी इट्स इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल को रखने पर, यानी लोहे वगैरह किसी भी चीज़ को रखेंगे तो वो अट्रैक्शन फील करना चाहिए, यानी उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं किसी के प्रभाव में हूँ, मैं किसी के इफेक्ट में हूँ। उसी को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। क्लियर है? अब आता है टॉपिक नंबर 6 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम हो हर जगह और डायरेक्शन भी सेम हो हर जगह, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन देख लें, अ रीजन मैग्नेटिक फील्ड इन विच magnitude and direction is same at all points is known as the uniform magnetic field। अब आता है बेटा मैग्नेटिक पोल्स। जैसा आपको हम बता चुके हैं मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अच्छा एक बात देखना आप कि क्या होता है, जैसे आप ये मैग्नेट है
मैग्नेट के आसपास आप आयरन के पीसेस रख दो, बहुत सारे रख दो, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो आयरन के पीसेस अट्रैक्ट होंगे वो किधर होंगे बोलो, पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है कहाँ पाया जाता है बेटा, पोल्स के आसपास होगा, और यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा। क्लियर है? अब देखो इसका मैग्नेटिक पोल्स क्या कहता है, दीज आर द रीजन ऑफ अपेरेंटली कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इन अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इज नोन एज द मैग्नेटिक पोल। हम ऐसे भी बोल सकते हैं द पार्ट ऑफ द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इज नोन एज द मैग्नेटिक पोल्स। दो होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, कहानी खत्म। अच्छा अब आओ बेटा, यहाँ पर आया नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक इक्वेटर। ये मैंने मैग्नेट बनाई, मान के चलो मैं पोल बना देता हूँ, चलो ये नॉर्थ पोल बनाया, ये साउथ पोल बनाया। भाई आ रही है बस समझ में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने अगर लाइन खींच देता हूँ इस तरीके से तो इसको बोलते हैं एक्सिस। क्या बात कर रहे हो सर, मजा आ गया। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा इक्वेटर किसको बोलेंगे, जो लाइन पास हो, द लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, द लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है परपेंडिकुलर, है ना। देखो मैं बनाता हूँ एक बार, इसको तो क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो सेंटर से पास हो, मैग्नेट के सेंटर से पास हो, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इक्वेटर। बात को समझे? तो ये वाली जो मेरी लाइन है ये कहलाती है मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये वाली जो लाइन है पोल्स के अलोंग उसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट मैग्नेटिक लेंथ, टॉपिक नंबर 10 आ गया हमारे पास में मैग्नेटिक लेंथ। क्या सर मैग्नेटिक लेंथ क्या है बोलो? दो तरह की लेंथ हम पढ़ते हैं इसके अंदर, एक तो होती है मैग्नेटिक लेंथ, दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ। अच्छा ये क्या होती है सर? क्योंकि बेटा एक चीज़ देखो आप, इस तरीके से हम मैग्नेट बनाते हैं, ये हमने बनाई मैग्नेट, यहाँ पर लिखा नॉर्थ पोल और यहाँ पर लिखा साउथ पोल। पोल्स जो है ना, अब मैं बता चुका हूँ आपको पोल्स कौन होते हैं, जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो पोल एकदम बिल्कुल कॉर्नर में नहीं होते हैं, यानी पोल आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे बिल्कुल कॉर्नर में, यहाँ नहीं होते पोल। पोल कुछ अंदर होते हैं, यानी जो एजेस हैं इसकी, एजेस से कुछ अंदर होंगे, और इसके बीच में जो गैप होता है वो नियर अबाउट 0.84 सेंटीमीटर का होता है। 0.84 सेंटीमीटर अंदर होते हैं ये। और इस तरह की जो मैग्नेट होती है इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक लेंथ किसको बोलेंगे? मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे हम लोग द लेंथ बिटवीन द पोल्स। पोल्स के बीच की जो लेंथ होगी इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, यानी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो लेंथ है इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक लेंथ। तो सर जो मैग्नेट अपने को देखने में मिलेगी, यानी मैग्नेट में देखूंगा बाहर से, तो बाहर से तो मेरे को इतनी लेंथ दिखाई देगी, तो इस वाली लेंथ को बोलते हैं बेटा जियोमेट्रिकल लेंथ। इस वाली लेंथ को कौन सी बोलते हैं? जियोमेट्रिकल लेंथ। एंड द लेंथ बिटवीन पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक लेंथ। तो बताओ इनमें से कौन सी लेंथ ज़्यादा होगी? हमेशा देखो पोल लेंथ हमेशा कम होगी, जियोमेट्रिकल लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी। आगे बात समझ में नहीं आ गई? क्लियर है? तो क्या बताया, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ एंड इट इज स्लाइटली लेस द जियोमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ 0.84। बहुत बढ़िया। यहाँ तक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं बेटा हमारी एकदम कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे पॉइंट नंबर 11 पर, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बहुत बढ़िया, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कूलम्स लॉ जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, सिमिलरली हम लोग किस में पढ़ेंगे बेटा? मैग्नेटोस्टैटिक में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटोस्टैटिक में सेम है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने कैसे पढ़ा था बताओ? ये बेटा दो चार्ज होते थे Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था Q1 एंड Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके? R² के। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर मैं फोर्स की बात करता हूँ, तो मान के चलो मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं हम लोग M1 और दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट मान लेते हैं M2। मैग्नेटिक मोमेंट को जनरली हम लोग स्मॉल m से लिखते हैं, या फिर बहुत सी बार हमें QM से भी लिख देते हैं बेटा। QM से भी लिखा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट को, ध्यान रखना। ओह सॉरी, मैग्नेटिक पोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक पोल की। मैग्नेटिक पोल को हम लोग M1 या M2 से लिखते हैं, या फिर इसको बेटा QM1 से भी लिख दिया जाता है, क्योंकि इनिशियली पता नहीं चला था लोगों को, तो उन्होंने कह दिया ये मैग्नेटिक चार्ज है। चार्ज को Q से लिखते हैं तो उन्होंने क्या कह दिया? QM1 और ये QM2। शायद हम लोग M1 और M2 से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसमें। तो देखो जो फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? M1 M2 के, अगर मैं मैग्नेटिक पोल को M1 M2 से लिखता हूँ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बोलो किसके? R² के। अच्छा, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू मैग्नेटिज्म में होती है बेटा μ0 अपॉन में 4 पाई M1 M2 अपॉन R²। यहाँ तक समझा जाना चाहिए। ये है कूलम्स फोर्स इन मैग्नेटिज्म।
और म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी अपॉन मीटर। यूनिट ध्यान रखना भाई, हेनरी अपॉन मीटर, और दूसरी यूनिट हो जाती है इसके टेस्ला मीटर अपॉन में एम्पियर या फिर एम्पियर इनवर्स। बात है क्या, समझ आ गई बात नहीं आ गई? ये रहा हमारा कूलम फोर्स। अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 12 पर। पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, देखो पॉइंट नंबर 12 हमारा ये कहता है कि मैग्नेटिक डाइपोल। अब आ गया मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या है सर, कि बेटा यही तो है मैग्नेटिक डाइपोल। ये मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यानी मैग्नेट में हमेशा ही डाइपोल होगा। यानी एक बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। दैट मीन्स देखो यहाँ पर एक बार, आप कहाँ गए रे सर, ये रहा, चलो ठीक है। एनी अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक डाइपोल। यानी यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा एम और ये एम, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होगी, एम और एम। अच्छा, और दोनों एकदम स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। लेट सपोज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2L। डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम लोग, 2L। तो इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डाइपोल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्जांपल दो सर आप मैग्नेटिक डाइपोल के, राइट एनी 2 एग्जांपल ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। तो क्या है बेटा एग्जांपल, एक तो बार मैग्नेट है अपना खुद, दूसरा क्या है, करंट कैरिंग लूप भी किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। कि कैसे करता है देख लो एक बार। करंट कैरिंग लूप के अंदर अगर करंट फ्लो होता है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे फ्लो हो रहा है बेटा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। एन से ध्यान रख लो, एंटी, नॉर्थ पोल की तरह। और करंट कैरिंग लूप में अगर डायरेक्शन हो जाती है क्लॉकवाइज, तो ये बिहेव करता है बेटा साउथ पोल की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है ये, साउथ पोल की तरह। तो करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। दूसरा बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब डाइपोल पढ़ा अपन ने, तो डाइपोल पढ़ने के बाद अपने को डाइपोल स्ट्रेंथ को पढ़ना पड़ेगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। यानी डाइपोल जो है हर मैग्नेट की सेम थोड़ी होगी, तो उसके लिए हम लोग किसको देखेंगे बेटा, अब स्ट्रेंथ को देखेंगे। तो आइए डाइपोल मोमेंट की जो और जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो देखिए एक बार डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। अगर आपको याद हो तो ये मान के चलो एम है, ये भी एम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2L। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन डाइपोल इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉन एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट याद रखना बेटा इसकी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में इसको हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। और बोर्ड में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, डाइपोल मोमेंट पर बेस पूछे गए हैं। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, है ना, कौन से फॉर्मूलाज पे पूछे गए हैं। तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। अच्छा, इसके बाद आता है बेटा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्या आता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगे बताओ। देखो कैसे, ये मान के चलो मैंने एक यहाँ पर क्या ले ली बेटा, मैग्नेट ले ली, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अगर मैं इसके आसपास कंपास नीडल को लाता हूँ, जो मैग्नेटिक नीडल होती है ना, इससे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम लोग देखते हैं, उसको अपन रख के लाइंस बनाएं तो फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनती है, नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ की तरफ जाती हुई। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। यानी जो मैग्नेटिक कंपास है उस पर फोर्स लगाती है ये, है ना। तो एन से ध्यान रख लेना, एन से निकलना और साउथ से जाना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से जाती हैं, नॉर्थ से तो निकलती हैं और साउथ की तरफ एंटर होती हैं। और सुनो, मैग्नेट के बेटा अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। यानी अगर मैग्नेट के अंदर बात करूँ, इनसाइड द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस कहाँ से होती है बेटा, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है वाली बात, चलो ठीक है, एक सेकेंड, चलो अब आ जाओ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज। इसको इरेज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। ये देखो कर दिया इरेज। आओ आगे बढ़े हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इसमें से बेटा कोई भी प्रॉपर्टीज अपन से पूछ सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो कितनी प्रॉपर्टीज हैं, नंबर 1, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोज कर्व। क्लोज कर्व कैसे हो गई बताओ, क्योंकि जो मैग्नेट की फील्ड लाइन है वो कहाँ से निकल रही थी, नॉर्थ से कहाँ जा रही थी, साउथ की तरफ। लेकिन अंदर भी तो आ रही है, बोलो साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये कैसी बन गई, एकदम क्लोज कर्व बन गई। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व होती हैं, विच स्टार्ट इन एयर नॉर्थ पोल टू, ये वापस लिखा हुआ है वही जो मैंने अभी बोला। और लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एट द सरफेस ऑफ मैग्नेट नॉर्मली। मैग्नेट की कैसे होती हैं,
नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह से निकल जाएं। द लाइन ऑफ फोर्सेज हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपेंड साइड वाइज, यानी आप देखोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं और एक्सपेंड भी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का आप डायरेक्शन देखोगे तो इस तरीके से होगा, देखो यानी यहाँ पर तो कैसे हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट, फिर यहाँ जाने के बाद ये ईजिली क्या हो जाती हैं एक्सपेंड हो जाती हैं। समझ आई बात नहीं आई? चलो ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग एक फॉर्मूलाज पर, जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट, यानी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बार मैग्नेट के लिए। तो बार मैग्नेट के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखें तो देखो छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज ये कोई बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अच्छा डेरिवेशन है एग्जाम के लिहाज से, यानी बार मैग्नेट से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस लाइन को बोलते हैं बेटा एक्सियल लाइन। तो क्या बताया गया है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एज एक्सियल पॉइंट। तो फॉर्मूला होता है इसका 2km/r³। ध्यान रखना क्या फॉर्मूला होता है, 2km/r³, 2km/r³। एम क्या है बेटा, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल एम इंटू में 2l, स्मॉल एम इंटू में 2l। आगे बात समझ में नहीं आ गई? और जो डायरेक्शन होती है किधर होती है, अवे फ्रॉम द मैग्नेट, या फिर एक्सियल लाइन की तरफ ही इसकी क्या होगी डायरेक्शन होगी। क्लियर है ये? तो 16 पॉइंट हुए हमारे कवर, बहुत सारे पॉइंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ पॉइंट नंबर 17 पर। अच्छा दूसरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कैसी होगी मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैग्नेट है। अब इक्वेटोरियल लाइन पर निकाल रहे हैं, कहाँ पर निकाल रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर आर डिस्टेंस पर। तो बेटा इसमें फॉर्मूला आता है km/r³। देखो यही फॉर्मूला है ना, के की वैल्यू इन्होंने बेटा पुट कर दी μ0/4π, तो km/r³। और एम कैपिटल लिखना है आपको, ध्यान रखना है ना, स्मॉल लिखा हुआ अपन कैपिटल से लिखेंगे। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू में 2l। चल रही है हमारी गाड़ी, चलने दो। समझ आ गई बात नहीं आ गई? तो एक बात अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी, क्या समझ आएगी कि इक्वेटोरियल लाइन पर भाई फॉर्मूला आया मेरे पास km/r³, और एक्सियल लाइन पर आता है 2km/r³। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स इन पर आते हैं, इन दोनों फार्मूलाज पर, और आए हैं। उसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे, पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। समझ आ गई बात नहीं आ गई? तो शायद ये बात इसमें इन्होंने लिखी भी होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। क्या कहता है ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट मैग्नेटिक डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। इसका भी ध्यान रखना, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होती है क्योंकि इधर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड हमारा, और एक्सियल में किधर आता है, इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टॉर्क ऑन अ मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी मैग्नेट को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देता हूँ तो उस पर टॉर्क का फॉर्मूला कितना होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mb sin थीटा, या फिर m×b भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशन कब होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना होगा मेरे पास, मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क मैक्सिमम। देख लो एक बार हल्का सा डायग्राम बना देता हूँ इसका, पूरा डेरिवेशन तो आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा, जहाँ तक अगर मैंने बना दी है तो देख लो। ये मैग्नेट है, ठीक है, थीटा एंगल पर रखा हुआ ये मैग्नेट, तो इस पर टॉर्क लगता है, यानी इधर इधर टॉर्क लग के ये अलाइन हो जाएगी अपनी लाइन में, mb sin थीटा आपको याद रखना है। ठीक है सर। अच्छा अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ये है कि जब मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, अगर मैं इस मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना चाहूँ, मान के चलो मैं रोटेट करना चाहता हूँ, ये θ1 एंगल पर रखी हुई है और मैं इसको θ2 एंगल पर रोटेट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये पहले किस पर रखी हुई थी, θ1 एंगल पर रखी हुई थी, और मैं इसको θ2 एंगल पर रोटेट करना चाहता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो ही वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला ध्यान रखोगे आप, फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस के mb cos θ2 माइनस cos θ1। इसको हम अलग तरीके से याद रखते हैं कि माइनस साइन आप अंदर ले जाओगे तो फॉर्मूला बनेगा mb cos θ1 माइनस cos θ2, है ना। इजी वे में याद रखें हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे को। समझ में आ गया, mb cos θ1 माइनस cos θ2, क्लियर है। और पोटेंशियल, ये बात ध्यान रखनी है आपको भाई, इंपॉर्टेंट बात है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है जब m और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल कितना हो जाएगा बोलो, कोस में 90, और कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन एनी डायरेक्शन थीटा
किसी भी डायरेक्शन थीटा में क्या आ जाता है, एम बी कोस थीटा, एम बी कोस थीटा। मान के चलो भाई 90 डिग्री से थीटा एंगल पर अगर मैं रोटेट करवा रहा हूँ तो 90 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 90 की वैल्यू तो होगी मेरे पास 0, तो इसकी जगह तो मैं 0 पुट कर दूंगा। अरे कहाँ चला गया नाराज हो, एक सेकंड, इसकी जगह तो क्या पुट कर देंगे 0, कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 0, और ये आ गया थीटा 1, थीटा की वैल्यू थीटा, तो कोस थीटा यानी माइनस साइन आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा। फॉर्मूला है हमारे पास ये दे रखे हैं बेटा, थीटा 1 2 जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 20 पर, बहुत ही बेहतरीन जोरदार, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है, एम इज इक्वल टू आई ए, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन हैं तो एम का फॉर्मूला हो जाता है बेटा एन आई ए, जिसको आप याद रखोगे, एम इज इक्वल टू निया। बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप बताओ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ई वी आर अपॉन में 2 कैसे आता है वो आपको पता है सबको, है ना, ई वी आर अपॉन 2, ये रिवीजन वीडियो है, इसमें नहीं बताएंगे पूरा डेरिवेशन। उसके बाद आता है बेटा, इसको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, गोस लॉ। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 23, गोस लॉ एंड मैग्नेटिज्म। जैसे गोस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, सेम इसी तरह गोस लॉ किसके अंदर है बेटा, मैग्नेटिज्म में है। मैग्नेटिज्म में गोस लॉ क्या कहता है, फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। इसमें जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाता है, 0 होता है। आपको पता होना चाहिए बेटा ये फ्लक्स होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है, तो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। लेकिन हाँ, ये ओपन एंड क्लोज दोनों सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो देखो ये वापस कह दिए, दिस लॉ इंडिकेट दैट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स आल्सो कॉल्ड मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं बेटा बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। बेसिक डिफरेंस है, देख लेना, आप पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है हमारे पास में, अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड। अर्थ मैग्नेटिज्म फील्ड क्या है बेटा, कि अर्थ को भी एक मैग्नेट की तरह माना गया है। क्यों माना गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये बनता है कि भाई कोई गवाह दो आप तो हमारे को, सबूत दो। तो सबूत क्या है बेटा, इसके देखते हैं, सबूत लिखे हुए क्या, नहीं लिख रही क्या इसमें, कोई बात नहीं। इसके सबूत क्या है कि अर्थ भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। नंबर 1, जब किसी भी चीज़ को हम लोग ब्रीड करते हैं यानी काटते हैं ज़मीन के अंदर, जो प्रॉपर्टीज़ रखती है मैग्नेट बनने की, तो थोड़े टाइम बाद अगर आप उसको ज़मीन से निकालोगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। समझ आ रही बात, नहीं आ रही। और दूसरी बात, जब आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चला कि भाई अर्थ भी किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इस पर और अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी जितना हमें पता है उतना तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। आगे बात समझ में नहीं आ गई, ये है, ये कि वैल्यू आप कुछ याद रख सकते हो, लेकिन ये वाली वैल्यू जरूर याद रखना। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड अर्थ सरफेस इज टिपिकली 10⁻⁻⁴ टेस्ला, यानी 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। और टेस्ला और गॉस में आपको रिलेशन याद होना चाहिए बेटा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गाउस होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁴ गाउस। तो 10⁻⁴ को मैं इधर ले गया तो 10⁻⁴ किस में आ गया बेटा, माइनस में। दैट मीन्स मैं इसको गाउस भी बोल सकता हूँ, यानी जो रेंज होती है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेंज किस में होती है हमारे पास में, गाउस में होती है। अर्थ सरफेस की जो रेंज है वो किस में होती है, गाउस में होती है, या फिर 10⁻⁻⁴ टेस्ला 1 गाउस इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरे डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मान के चलो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के जो परपेंडिकुलर एक्सिस में बना हुआ, परपेंडिकुलर जो सरफेस होगी उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इज नॉन एज द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। देख ले बेटा डायग्राम को, ये मैं बना नहीं पाऊंगा 3D, इस तरीके से ये पास हो रही है सरफेस, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। आगे बात समझ में नहीं आ गई। उसके बाद ज्योग्राफिकल मेरिडियन, अच्छा सर ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन का मतलब है अर्थ, अर्थ को ज्योग्राफी बोलते हैं ना, तो अर्थ को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी। और अर्थ के पास भी तो नॉर्थ और साउथ पोल है, तो उसके जो वर्टिकल प्लेन होगा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के जो वर्टिकल प्लेन होगा उसको बोलेंगे हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और मैग्नेट के जो परपेंडिकुलर होगा उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कितने एलिमेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई। कितने एलिमेंट्स हैं भाई, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, जिसमें आते हैं बेटा, एलिमेंट्स का मतलब होता है जिससे अपन को अर्थ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय 3 पैरामीटर्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दीज आर क्या क्या हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड।
आगे बात समझ में नहीं आ गई। ये डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, इन तीनों की डेफिनेशन आप देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ पे बेटा फॉर्मूला आया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ पे फॉर्मूला आया हुआ है, फॉर्मूले पे मतलब न्यूमेरिकल आया हुआ है। मान के चलो ये मेरे पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैं मान लेता हूँ ये थीटा एंगल पर है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बोलो इसका BH, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बोलो इसका BV। तो BH क्या होगा बताओ, अगर मैं इस B के कंपोनेंट करना चाहूँ तो इधर क्या हो जाएगा BH cos थीटा, परपेंडिकुलर क्या होगा बोलो BV sin थीटा। तो यही लिखा हुआ है देखो, BH cos थीटा BV sin थीटा, डेल्टा से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी एंगल ऑफ डिप है एक्चुअली में ये। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या आ जाएगा मेरे पास में टेन थीटा, यानी BV अपॉन BH। फॉर्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले फॉर्मूलाज, इन बीन तीन और ये चार, इन चारों पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। दूसरी बात, छोटे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो एंगल ऑफ डिप होता है कितना होता है 0, और पोल्स पर जो एंगल ऑफ डिप होता है कितना होता है 90। बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप कितना होता है 0 डिग्री और पोल पर कितना होता है एकदम 90 डिग्री। ठीक है, याद आ जाना चाहिए आपको, बहुत अच्छा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रल पॉइंट उसको कहेंगे हम लोग, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है कि भाई मैग्नेट के आसपास अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हो तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगी, लेकिन क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेट उस पर इफेक्ट नहीं डाले, तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन बेटा आसपास अर्थ भी है, अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपन की जो मैग्नेट है उसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल पॉइंट। इट इज़ द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट इज कम्प्लीटली कैंसिल बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गई बात बेटा, समझ आ गई बात नहीं आ गई, क्लियर। चलो ठीक है, वापस से देखो वही आ गया, एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर 2km अपॉन आर क्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ डेफिनेशंस आती हैं 1 मार्क्स की जो आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम के अंदर। चैप्टर भी एंड होने वाला है, बस थोड़ी सी हिम्मत और बनाए रखो आप। एक आता है बेटा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसको बोलते हैं, देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब होता है दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी एक ऐसा फील्ड मैग्नेट के आसपास जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को अगर मैं रख देता हूँ या मैग्नेटिक मटेरियल को रखता हूँ तो वो मैग्नेटाइज हो जाए, यानी वो भी किसकी तरह बन जाए, मैग्नेट की तरह बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आगे बात समझ में नहीं आ गई, और रोजा फॉर्मूला ध्यान रखना बेटा इसका, अगर आपको पता हो तो इसकी तरह कौन बिहेव करता था, सोलेनोइड। सोलेनोइड हम पढ़ चुके हैं, सोलेनोइड में क्या करता था बोलो, सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है एकदम बेहतरीन तरीके से, और सोलेनोइड के अंदर अगर हम किसी मटेरियल को रख देंगे तो वो किसकी तरह बन जाएगा, मैग्नेट की तरह बन जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था इसका, B = μ0 Ni। पता होना चाहिए आपको, ये वाली बात पिछले चैप्टर में आ चुकी है। उसके बाद आती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, देखो फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है एक्चुअली में, फील्ड इंटेंसिटी का आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, H = B0 अपॉन में μH, बिनोद H = बिनोद अपॉन में μ0। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है बेटा, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और मीडियम कौन सा ले रखा है, μ0 है तो क्या है, एयर है। तो रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एयर टू परमिएबिलिटी इन एयर इज नॉन एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। दूसरी डेफिनेशन यहाँ से है, फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ से, जो भी अच्छी लगे वो लिख लो, यूनिट याद रख लेना, एम्पीयर/मीटर। उसके बाद आता है बेटा मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी का मतलब है कितनी इंटेंसिटी के साथ कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है। इसको कैपिटल M से भी लिखा हुआ है, अपन I से भी लिख देते हैं। I क्या है बताओ, I का फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ गई बात नहीं आ गई, देखो ओहो लिखी हुई है, तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ गई बात नहीं आ गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज द मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका फॉर्मूला बेटा याद रख लेना मैग्नेटिक इंडक्शन का, B = एक्चुअली में ये फॉर्मूला हमने लिखा चुका है आपको। एक का हो गया यार, ये नाटक कर रहा है, एक सेकेंड।
बी इज इक्वल टू बोलो क्या होता है, बी इज इक्वल टू सर आपने बताया क्या होता है, म्यू नॉट एच होता है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे हम लोग तो उसकी भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आएगी, तो प्लस इसको आई भी कर देंगे, यानी म्यू नॉट एच प्लस आई। इन्होंने कैपिटल एम से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बेटा बस समझ में नहीं आ गई यहाँ तक, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, देखो बेटा परमिएबिलिटी का फॉर्मूला ध्यान रखो, असल में एक ही फॉर्मूले से दो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। बी बराबर बताओ क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच, आप तो ये याद रख लो, बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू में एच। तो यहाँ से आप एच की डेफिनेशन भी दे सकते हो और म्यू नॉट की डेफिनेशन भी दे सकते हो। दैट मीन रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नॉन एज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी आप बेहतरीन तरीके से जानते हो, ये मीडियम की परमिएबिलिटी अपॉन में एयर की परमिएबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला ध्यान रखना, जाई एम इज इक्वल टू एम अपॉन में एच, जाई एम इज इक्वल टू एम अपॉन एच। मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी दोनों के रेशो क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये रिलेशन पूछा गया है एग्जाम में एक बार, और इसका डेरिवेशन पता है आप लोगों को कैसे होता है, नहीं पता तो देख लो, लिंक में मिल जाएगा, कुछ आपको याद होना चाहिए वाला रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ द, लास्ट टॉपिक है ये इसका, और वीडियो हो जाएगी अपन की पूरी कंप्लीट, यानी 30 मिनट में मजा आ गया एकदम बेहतरीन तरीके से। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी ओ रुको 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 रुको, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, क्या बता रहे हैं लास्ट में हम आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेटा। एक तो है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक कैसे होते हैं बेटा, मना करने वाले होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। दीज आर सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जब इनको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो ये क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाते हैं, अपोज करते हैं किसका, यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में फील्ड लगाते हैं। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ भागते हैं, यानी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहाँ से ये भागेंगे किधर की तरफ, वीकर फील्ड की तरफ भागेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीकर फील्ड की तरफ भागेंगे। इसके बेटा एग्जांपल्स याद रख लेना, बीकू पप्सी, बीकू पप्सी, बीकू पप्सी डाईमैग्नेटिक मटेरियल है। बीकू पप्सी ये भागते हैं मैग्नेट को देख के, मैग्नेट को देख के भागते हैं, मैग्नेट को देख के भागते हैं, भागने का मतलब है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं। दूसरे आते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थोड़े से अच्छे सब्सटेंस होते हैं, यानी जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी ये स्ट्रॉन्गर, ये सीखना चाहते हैं, यानी ये वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाना चाहेंगे, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाना चाहेंगे। इनको, इनके एग्जांपल याद रख लेना, एलना को, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये होते हैं तगड़े। ये क्या करते हैं, दे आर सब्सटेंस विच प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कैसे मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ये एकदम स्ट्रॉन्गली, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये और ज़्यादा जाना चाहते हैं। तो डाईमैग्नेटिक तो कौन से होते हैं, जो एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भाग रहे हैं। पैरामैग्नेटिक वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मैग्नेटाइज होने की, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज़्यादा मैग्नेटाइज होते हैं। आगे बेटा बात समझ में नहीं आ गई, ठीक है। इसके बाद बेटा कुछ देखो, ये लास्ट ओह एंड चल रहा है, एंड बिल्कुल थैंक यू बोल दूंगा लास्ट में, ठीक है भाई। देखो अब आता है बेटा हमारे पास में क्यूरी लॉ, एग्जाम में पूछा गया है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या है, क्यूरी लॉ क्या कहता था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ध्यान रख लेना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी क्यूरी लॉ जो है किसके लिए है, पहली बात मैं बता देता हूँ आपको, पैरामैग्नेट के लिए है और फेरो के लिए है। और क्यूरी लॉ क्या कहता है, ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन बताता है टेम्परेचर के साथ में। तो पैरामैग्नेट और फेरो के लिए इसने लॉ दिया, तो सर डाई के लिए नहीं दिया, नहीं दिया, क्योंकि डाईमैग्नेटिज्म आर इंडिपेंडेंट, डाईमैग्नेटिज्म क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर पर, ध्यान रखना इस वाली बात को भी। तो क्यूरी लॉ क्या कहता है, पैरामैग्नेटिज्म के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि पैरामैग्नेटिक के लिए लिखो या फेरोमैग्नेटिज्म के लिए लिखो। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते जाओ तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती जाएगी, उसकी कम होती जाएगी। और फॉर साइन हटाते हैं तो सी लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। उसके बाद बेटा क्यूरी टेम्परेचर आता है कि क्यूरी टेम्परेचर किसको बोलते हैं बेटा, वो टेम्परेचर जिससे ज़्यादा, द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक कोल्ड क्यूरी टेम्परेचर। यानी देखो आपको पता है ना कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सब्सटेंस कैसा हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करो तो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे डिक्रीज होती हैं। अच्छा फेरोमैग्नेटिक तो सर अच्छे मटेरियल थे, अगर उनका भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी धीरे धीरे प्रॉपर्टीज़ कम होती जाएंगी और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, बोलो पैरा के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो टेम्परेचर
जिससे कम टेम्परेचर पर तो वो फेरो की तरह रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देने पर वो पेरा की तरह बन जाते हैं। उसी टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर। समझ में आगे बात नहीं है कि द टेम्परेचर अबव विच अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। और बेटा इसको मॉडिफाई कर दिया गया वीसस और क्यूरी ने, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूरी वीसस लॉ। ध्यान रखना है ना, क्या बोलते हैं? क्यूरी वीसस लॉ। किसके लिए है? फेरो के लिए। तो इसमें जो जाई एम का फॉर्मूला आएगा, सॉरी काई एम का फॉर्मूला क्या आएगा? सी अपॉन टी माइनस टी सी, यानी वो जो टेम्परेचर था उसमें से कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, सी टी माइनस टी सी, टी माइनस टी सी। आगे बात समझ में नहीं आ गई? एक बात बताओ, टेम्परेचर कौन सा है? जो उसका टेम्परेचर है नॉर्मल, उसमें से क्रिटिकल टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाओ, ठीक है। और नॉर्मल फॉर्मूला पैरामैग्नेटिज्म के लिए क्या आता है? सी अपॉन टी। आगे बड़ा बात समझ में नहीं आ गई? इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा हिस्ट्रेसिस। हिस्ट्रेसिस किसको बोलते हैं? एक बीएच कर्व है जो आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा कि जब मैग्नेटिक मटेरियल को फेरोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे? स्पेशली फेरोमैग्नेटिक, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक ही अच्छे मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करने की ताकत रखते हैं अच्छे तरीके से। पेरा भी रखते हैं लेकिन वो थोड़े वीक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ देखा होगा आपने, बीएच वक्र, बीएच ग्राफ जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है? द फिनोमेना ऑफ लेगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आपने देखा होगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड यहाँ पर और मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी जीरो करने पर भी वो जीरो नहीं होता। तो इसी एरिया को बोलते हैं हम लोग बीएच कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीएच कर्व। और इसमें एनर्जी का थोड़ा बहुत लॉस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्ट्रेसिस का मतलब होता है बेटा लेग करना। हिस्ट्रेसिस का मतलब क्या होता है? लेग करना। इसमें कुछ पॉइंट आते हैं, रिटेंटिविटी एंड कोरेसिविटी। रिटेंटिविटी आपको पता होना चाहिए, इस वाले पॉइंट को तो रिटेंटिविटी बोलते हैं और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं कोरेसिविटी, ठीक है। तो रिटेंटिविटी की डेफिनेशन पूछ लेता है वो, व्हाट इज द रिटेंटिविटी? The magnetic induction left behind the sample after the magnetizing field, ठीक है, has been removed is called retentivity. The magnetic induction left behind the sample after, क्लियर है? यानी देखो यहाँ पर मैंने बी एच कर्व है, यहाँ बी एच है, यहाँ एच है, यानी इसको जीरो करने के बाद भी इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच जाती हैं, तो उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। कोरेसिविटी किसको बोलते हैं? तो भाई इसको नेगेटिव में जाना पड़ता है और नेगेटिव में जाने के बाद इसकी वैल्यू जीरो होती है, यानी पूरा का पूरा ये डीमैग्नेटाइज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोरेसिविटी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिक्वायर्ड टू मेक अ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑन अ सैंपल ऑफ टू इज कॉल्ड द कोरेसिविटी, ठीक है। यहाँ तक अपने को याद करना है। यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। इसके बाद हम बोल देते हैं आपको थैंक यू, इसकी तरह बनाएंगे अगली वीडियो। ओके बाय।